नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे की, पंजाब सरकार को लेकर कांग्रेस के बड़े दावे की, देखेंगे प्रियंका गांधी के पीएम मोदी से किए सवालों को, बिहार में चुनाव से पहले आए सियासी तूफान को, मुसलमानों पर नीतीश कुमार के प्लान को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे केजरीवाल के सियासी भविष्य पर सामने आए जवाब को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पटना में जेपी नड्डा से मिले सीएम नीतीश कुमार, एनडीए को एकजुट रखने और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। विधायकों के निलंबन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच 5वें दिन भी गतिरोध जारी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर टिप्पणी का मामला। दिल्ली सरकार ने 2 दिन बढ़ाया दिल्ली विधानसभा का सत्र। सदन में दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट पर हुआ जमकर हंगामा, आगे भी हंगामे के आसार। 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को मिली उम्र कैद, 12 फरवरी को ठहराया था दोषी। 17 महीने बाद हरदोई जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। जेल के बाहर समर्थकों ने किया स्वागत, परिवार में जश्न का माहौल। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। इस वक्त दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब घमासान देखने को मिला। इस दौरान एक तरफ तो हंगामे के चलते नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत सभी 22 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएजी की रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कई खुलासे किए। तो क्या कुछ हुआ सदन में, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भारी हंगामा देखने को मिला। दरअसल विधानसभा की शुरुआत दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से हुई। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, जिस पर सदन के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा एक्शन लेते हुए पहले 14 और फिर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह भी शामिल हैं। बता दें, आप विधायकों की तरफ से यह हंगामा सीएम कार्यालय के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो को हटाए जाने के खिलाफ किया गया। हालांकि निलंबित करने के बाद सभी विधायकों ने सदन के बाहर आकर धरना प्रदर्शन किया। उधर सदन में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले से जुड़े कई खुलासे किए। रेखा गुप्ता ने बताया कि शराब पॉलिसी बदलने से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई गलत फैसलों की वजह से भी दिल्ली सरकार को नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देना भी शामिल है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में शराब घोटाला मामले से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के जरिए आप सरकार के कार्यालय के दौरान विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों में कथित अनियमितताओं का खुलासा होने की संभावना है। बताते चले, सीएजी रिपोर्ट संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जनता के धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ऐसे में देखना होगा कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासे होते हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं। दिल्ली में आप की सत्ता से बाहर होने के बाद अब पंजाब में भगवंत मान सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के आला कमान को पंजाब में सरकार को कायम रखने और पार्टी को अस्तित्व में बचाए रखने की जद्दोजहद है। इस बीच पंजाब में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कुछ ऐसा दावा किया, जिसने मुख्यमंत्री भगवंत मान की परेशानी को और बढ़ा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल पंजाब में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। बाजवा का कहना है कि आपके 32 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार मुश्किल में आ गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने यह तक कह दिया कि कुछ अन्य विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हो सकते हैं। यानी कांग्रेस नेता ने राज्य में मान सरकार के गिरने के साफ संकेत दे दिए हैं। ऐसे में बाजवा के इस दावे के बाद आपकी बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि उसने कांग्रेस नेता के दावे को मनगढ़ंत बताया है। बाजवा ने कहा कि पंजाब में सरकार गिरने के लिए कांग्रेस कोई काम नहीं करेगी, ये काम भाजपा करेगी। बता दें, पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया के सामने तमाम बातें रखी। देखो, दिल्ली वाले कोशिश कर रहे हैं कि इधर के लॉयर्स के इस्तीफे लिए जाए, क्योंकि जो सारी पुरानी टीम है केजरीवाल की, दिल्ली वाली, वो पंजाब में शिफ्ट करना चाहते हैं और इधर तक ही मौजूद नहीं है। मनीष सिसोदिया साहब भेज दिए हैं, जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। उनको 7 डिपार्टमेंट दे दिए हैं, स्कूल्स का चक्कर लगा रहे हैं, कॉलेजेस को वो देख रहे हैं। सतेंद्र जैन साहब भेज दिया, वो हेल्थ को ओवरलुक कर रहे हैं। जो इनके पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो सारा सीएमओ चेक कर रहे हैं। ऑफिसर्स तक ही मौजूद नहीं रहेगा। ये तो अभी एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू ही की। ये दिल्ली का कब्जा पंजाब पर करने का एक्चुअली ये सारा प्रोग्राम है। इसी के साथ बाजवा ने कहा कि उनका 45 साल का सियासी अनुभव है, वो यूं ही दावा नहीं कर रहे। कोई बड़ी बात नहीं कि पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा खुद उनकी कांग्रेस के साथ में आ जाए।
भाजपा ने यह भी कहा कि भगवंत मान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू के जरिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताते चले भाजपा ने यही दावा दिल्ली चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद भी किया था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे दावे इसलिए भी आपको परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप हाल ही में दिल्ली में करारी शिकस्त झेल चुकी है। पार्टी को दिल्ली हार से काफी बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ पंजाब में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आप सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। इसके लिए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पीएम को उनके पुराने वादे याद दिलाए बल्कि कई सवाल भी उठा दिए हैं। ऐसे में केरल में बीजेपी के पैर पसारने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग गया है। तो क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि वायनाड भूस्खलन त्रासदी को लेकर घोषित राहत पैकेज को अनुदान में बदल दिया जाए, साथ ही उसके क्रियान्वयन की अवधि भी बढ़ाई जाए। इसी के साथ पीएम मोदी के रवैये को लेकर भी प्रियंका गांधी ने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, जिससे लोगों को केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार करना पीड़ितों के लिए एक और झटका साबित हुआ। वहीं वायनाड सांसद ने यह भी कहा कि 529.50 करोड़ का राहत पैकेज पर्याप्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस पैकेज में शर्तें रखी गई है वो भी त्रासदी से जूझ रहे लोगों के लिए अन्यायपूर्ण है, जिसके लिए पीएम मोदी को कुछ कदम उठाने ही होंगे। इस पर दोबारा विचार करना होगा। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों के लिए दिए जा रहे राहत पैकेज पर मोदी सरकार से सवाल कर दिए हैं, जिससे मोदी सरकार की जवाबदेही बढ़ गई। आपको बता दें, जुलाई 2024 में केरल के वायनाड के चुल्लामाला और मुद्दकई में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी। इसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई थी और हजारों घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। केंद्र सरकार ने इस नुकसान को ठीक करने के लिए वायनाड को 529.50 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी, लेकिन ये सहायता एक कर्ज के रूप में दी गई थी। इस कर्ज राशि को भी इसी मार्च महीने तक पूरा उपयोग किया जाना है, जिस पर बड़े सवाल उठाते हुए वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों के दुख को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर सबका ध्यान खींच लिया। ऐसे में अब देखना होगा कि पीएम मोदी का इस पर क्या जवाब सामने आता है। इस तरफ बिहार में चुनाव के मद्देनजर सियासत तेज होती जा रही, लेकिन कहीं न कहीं महागठबंधन की तैयारी भी एनडीए को परेशान कर रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले तेज होते जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़ा दांव चल दिया गया है, जिसने बिहार की राजनीति में एक नया सियासी तूफान ला दिया है। दरअसल नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को तलब किया है। इतना ही नहीं, इस मामले में सभी नामजद आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश भी दिया गया है, जिसने बिहार की फिजाओं में जारी चुनावी रंग को मैला कर दिया है। मामले पर स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से दायर आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के बाद ये आदेश पारित किया है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वालों ने तो ये तक कह दिया है कि चुनाव से ठीक पहले लालू यादव पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में आरजेडी के शुभचिंतकों के लिए ये खबर मुश्किलें पैदा कर सकती है। बता दें, इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ कंक्लूसिव चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए सबसे निचले स्तर की नौकरियां देने के एवज में भारी घोटाला किया। इसके तहत रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू यादव ने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई। जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे जोन में नौकरियां दी गई। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी आरोपियों को राउत रेवेन्यू कोर्ट ने होली की छुट्टी से पहले 11 मार्च को पेश होने का आदेश दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले इस मुद्दे पर किस तरह सियासत गरमाती है और इसका क्या असर चुनाव में पड़ने को मिलता है। बिहार में भले ही चुनावों के लिए अभी समय हो, लेकिन सियासी पिच अभी से तैयार होने लगी है। सोमवार को नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नीतीश की कोशिश भागलपुर दंगे के बहाने मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने की है। ऐसे में देखना है कि नीतीश की कोशिश क्या सियासी रंग लाएगी, वो भी तब जब बीजेपी को भी वो अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटे हुए। तो क्या है नीतीश का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव 8 महीने के बाद है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। जेडीयू अपने अस्तित्व के लिए जी जान से कोशिश में लगी। वहीं एक के बाद एक राज्य में जीत का रथ हासिल करने वाली बीजेपी की भी आंखें चार हो रही हैं।
इसी सिलसिले में जहां एक तरफ बिहार दौरे पर मौजूद पीएम मोदी ने सोमवार को बिहार को सौगात से नवाजते हुए विकास और सुशासन पर फोकस करने के साथ हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगे का जख्मों को कुरेदकर फिर से हरा कर दिया। यही नहीं, नीतीश ने आरजेडी कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि उनसे पहले बिहार की सत्ता में रह रहे लोगों ने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी कराते थे और सांप्रदायिक झगड़े को रोकने में असफल रही। आपको बता दें, नीतीश कुमार जिन दंगों का जिक्र कर वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं वो करीब 3.5 दशक पहले अक्टूबर 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए थे, जिसमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। इस दंगे ने बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। दंगे का सियासी असर ऐसा पड़ा कि मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस से दूर हो गए और जनता दल के करीब आए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सत्ता की कमान संभाली तो उन्होंने मुस्लिम समाजों को अपना कोर वोट बनाकर रखा, लेकिन भागलपुर दंगे के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नीतीश कुमार ने किया। यही वजह है कि नीतीश कुमार खुलकर भागलपुर दंगे का जिक्र अपनी रैलियों में करते रहे हैं। इसी एजेंडे के साथ सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को भागलपुर में पीएम मोदी की मौजूदगी में भागलपुर दंगे का जिक्र कर मुस्लिमों को सियासी संदेश देने के साथ आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग सत्ता में 24 नवंबर 2005 को आए, उसके बाद ही भागलपुर दंगे के पीड़ित को इंसाफ मिला है। इस तरह नीतीश ने साफ शब्दों में कहा कि भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी ने शासनकाल में कोई मदद नहीं की, लेकिन उनकी सरकार ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का ही नहीं बल्कि आरोपियों को सजा दिलाने का काम भी किया। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार भागलपुर दंगे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने की हैसियत में नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ खड़ी है। भागलपुर का दंगा बिहार के बुजुर्गों मुसलमानों के दिमाग में आज भी है, जिसकी खातिर नीतीश कुमार बार बार याद दिला रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिम के हक में काम करने से पीछे नहीं है। हालांकि इस बार नीतीश के सामने डबल दुविधा है, क्योंकि उसे बिहार की सत्ता में भी काबिज होना है और बीजेपी से मजबूत हैसियत में भी रहना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश की ये चाल कितनी कारगर साबित हो पाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब उनके सियासी भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जाकर राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, जिस पर सियासी हलचल बढ़ गई है। तो क्या कुछ है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मिली हार के बाद से राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सियासी भविष्य क्या होगा। इस बीच खबर सामने आ रही है कि केजरीवाल अपनी नई पारी का आगाज पंजाब से कर सकते हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि वो पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि अब तक इस बात को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सियासी हलकों में इस खबर ने भी कई सारी चर्चाओं को तेज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ पंजाब है, जहां उसे अपनी पार्टी और अस्तित्व के लिए जी जान से लड़ना है। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जगह ले सकते हैं। वहीं संजीव अरोड़ा उपचुनाव के जरिए राज्य की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। खबरें हैं कि संजीव अरोड़ा आगामी लुधियाना पश्चिम सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं। इस बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। फिलहाल इस पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। खबरें ये भी है कि आप अरोड़ा की जगह केजरीवाल को ऊपरी सदन भेजने की योजना पर विचार कर रही है। पहले केजरीवाल के लुधियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। हालांकि आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब के सीएम की कुर्सी भी अपने हाथों में ले सकते हैं। मतलब ये कि वो खुद सीएम बन सकते हैं। इन दावों और बयानों पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये संभव ही नहीं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल कौन सा रास्ता चुनते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।